क्योमिंटेंग। 1925 में इनकी मृत्यु के बाद इनकी जो इनके पास लीडरशिप थी वो इनसे दूसरे व्यक्ति में चली गई थी जिनका नाम था च्यांग क्या सेक। च्यांग क्या सेक अब क्योमिंटेंग पार्टी के लीडर बन चुके थे। और ये च्यांग क्या सेक जो थे ये बहुत ही कम्युनिस्टों से नफरत करते थे, हेट कम्युनिस्ट। तो इन्होंने कम्युनिस्टों को दबाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी और उन्हें जगह जगह जहाँ उनकी कम्युनिस्टों का स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, जहाँ जहाँ लोग उन्हें पसंद करते थे, वहाँ से उन्हें भगाया उन्होंने। जैसे कि यहाँ पर पॉइंट दिया गया है कि च्यांग क्या सेक ने कम्युनिस्टों को पार्टी से डिबार कर दिया, यानी पार्टी से बाहर निकाल दिया, और उन्होंने पिकिंग यानी जो वहाँ की कैपिटल थी उस समय उसको ऑक्यूपाइड कर दिया। अब जो चाइनीज़ की कम्युनिस्ट वहाँ पर पार्टी थी उसके ऊपर बहुत ही बड़ा संकट पैदा हो गया, क्योंकि जो इस समय सपोर्ट लोगों का था वो च्यांग के सेक के प्रति था। कम्युनिस्ट इस समय ज़्यादा मजबूत नहीं हुए थे, तो मजबूरन उनको जगह जगह से हटना पड़ा था। हालांकि उन्होंने ऐसे कई जगह गए हो, नई जगह जहाँ उन्होंने अपनी पकड़ बनाई, लेकिन उन्हें वहाँ से भी हटा दिया जाता था। तो आखिरकार जो उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया और उन्होंने लॉन्ग मार्च किया कम्युनिस्टों ने इससे बचने के लिए। कम्युनिस्ट लॉन्ग मार्च, जब हम सुनते हैं लॉन्ग मार्च के बारे में तो वो लॉन्ग मार्च चाइना से संबंधित है और वो कम्युनिस्टों के लिए यूज़ किया जाता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल हमें जो चाइना में कम्युनिस्टों का राइज हुआ था, ताकि उनकी जो उदय हुआ था उसके बारे में हमें पढ़ना जरूरी है कि कौन सी ऐसी वजह रही जिसके कारण उनका इतना तेजी से उदय हुआ। सबसे पहले हम पॉइंट है, हम इसे पढ़ चुके हैं, रशिया का रेवोल्यूशन का उनके ऊपर इन्फ्लुएंस पड़ा था। इसके अलावा वेस्टर्न पावर यानी पश्चिमी ताकतों ने जो उनके साथ सलूक किया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, वो उन्हें पसंद नहीं था। इसके अलावा क्योमिंटेंग पार्टी जो थी, सोनिया सेन जब तक थे तब तक तो पॉपुलर पार्टी बनी रही, लेकिन जब से च्यांग क्या सेक आए तब से ये क्योमिंटेंग पार्टी की पॉपुलरिटी में कमी आई, क्योंकि ये जो थे ये ज़्यादा लोगों के वेलफेयर के बारे में नहीं सोचते थे, बस ये अपनी सत्ता को बढ़ाना ही इनका मकसद था। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन चाइना, जहाँ जहाँ कम्युनिस्ट पार्टी ने राज किया इस दौरान छोटे इलाके में, वहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, जबकि जब जहाँ च्यांग क्या सेक की सरकार थी वहाँ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया इकोनॉमी के क्षेत्र में। तो इस वजह से भी लोगों को कम्युनिस्ट का सपोर्ट मिलने लग गया था। हालांकि अभी शुरुआती चरण थे, अभी भी क्योमिंटेंग पार्टी मजबूत थी कम्युनिस्ट से, लेकिन इसमें चेंज होना शुरू हो गया था। एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के क्षेत्र में भी काफ़ी जहाँ जहाँ कम्युनिस्टों ने शासन किया वहाँ उन्होंने एजुकेशन के क्षेत्र में काम किया काफ़ी। इसके अलावा लीडरशिप ऑफ माओ जो थे, माओ के बारे में भी हमने डिटेल से पढ़ा है, लेकिन माओ कम्युनिस्टों के लीडर थे, कम्युनिस्ट लीडर। तो इनकी जो लीडरशिप थी ये भी काफ़ी अच्छी मानी जाती है और इनकी लीडरशिप से काफ़ी लोग प्रभावित थे। अब राइज एंड डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी को लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर च्यांग क्या सेक की मृत्यु के बाद माओ ने जो है पीसेंट का मूवमेंट स्टार्ट किया था, जिसके तहत बहुत ही वहाँ की जमींदारी सिस्टम को हटाने में माओ ने एक बड़ी भूमिका निभाई थी। 1925 की बात की जा रही है, जिस कारण उन्होंने वहाँ के जो पीसेंट थे कई क्षेत्रों में उनके प्रति कम्युनिस्ट पार्टी का एक समर्थन बेस खड़ा हो गया। चाय कैन सेक अपोजिशन टू कम्युनिस्ट, कम्युनिस्टों के खिलाफ चाय कैन सेक ने इतनी खतरनाक, इतनी हार्श नीति अपनाई कि आखिरकार कम्युनिस्टों को हमने पढ़ा था लॉन्ग मार्च करना पड़ा था। लेकिन जो हमें यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अब हम लॉन्ग मार्च के बारे में पढ़ लेते हैं। लॉन्ग मार्च कम्युनिस्टों के जो इतना हम इससे पहले भी हमने काफ़ी इसके बारे में देखा है, तो ये इसी कारण हुआ था क्योंकि चाय कैन सेक ने इन्हें भगा दिया था अपने कैपिटल से और किसी भी क्षेत्र में इन्हें रहने नहीं दिया जा रहा था। तो इन्होंने मजबूरन, चाइना बहुत बड़ा देश है तो ये साउथ में रहते थे पहले, साउथ, और इन्होंने नॉर्थ चाइना गए और लगभग एक साल का इनका समय लग गया इनको यहाँ से साउथ से नॉर्थ चाइना जाने में, और बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा क्योंकि बीच में इनको लुटेरे मिलते थे या बीच में इनको क्योमिंटेंग पार्टी की आर्मी मिलती थी जो इनको वहीं पर ही इसको दबा देना चाहती थी कम्युनिस्ट पार्टी को। तो इन सब विद्रोह या इन सब चीज़ों को झेलते झेलते ही लगभग 80,000 लोग, 90,000 लोग शुरुआत में गए थे, जबकि बचे केवल 20,000 लोग यहाँ तक पहुँच पाए। बाकी बीमारी के कारण खत्म हो गई या लड़ाई के दौरान जो भी बची रही, लेकिन ये इन्होंने एक बहुत साउथ चाइना से नॉर्थ चाइना तक की यात्रा की थी इस दौरान लॉन्ग मार्च में कम्युनिस्टों ने की थी। और जहाँ ये गए थे कैंसी प्रोविंस से सैंसी तक गए थे, साउथ में है कैंसकी, यहाँ से निकले थे और ऊपर सैंसी तक पहुँच गए थे। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण इसे माना जाता है, जो चाइना की इतिहास में इस यात्रा को बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इसकी मानी जाती है। उसकी वजह ये है कि एक तो इनका खतरा खत्म हो गया क्योंकि अब इनके ऊपर जो क्योमिंटेंग पार्टी है इतने आसानी से इनको दबा नहीं सकती थी। दूसरा फायदा ये हुआ कि नॉर्थ में कई लोग इनसे प्रभावित हुए क्योंकि माओ ने यहाँ अपनी बहुत सारी नीति, जहाँ नॉर्थ सैंसी प्रोविंस में उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनाई, क्योंकि इस समय चाइना बहुत भागों में टूटा हुआ था, वहाँ कोई एक ही सरकार शासन नहीं करती थी। जैसे साउथ में इस समय क्योमिंटेंग पार्टी मजबूत थी, तो इस समय नॉर्थ में अब कम्युनिस्ट पार्टी ने यहाँ अपनी कई जगह गवर्नमेंट बना के इसे यहाँ पर अपने प्रति यहाँ के लोगों को प्रभावित किया और यहाँ कई जैसे लैंडलॉर्ड जमींदारी सिस्टम को इन्होंने नॉर्थ में खत्म कर दिया। इसके अलावा जो यहाँ लैंडलेस लेबर थे जिनके पास जमीन नहीं थी उनको जमीन मुहैया कराई गई, तो इस कारण नॉर्थ में इनका सपोर्ट बेस काफ़ी मजबूत हो गया था और यहीं से उन्होंने अपनी जो भी लड़ाई लड़ी वो नॉर्थ को बेस बना के लड़ी थी। अब हुआ ये कि जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लगभग पहुंचने वाले 1935 की बात है, जापान ने अटैक कर दिया चाइना में, जापान अटैक चाइना। अब क्या होना चाहिए, क्योंकि चाइना का जो क्षेत्र है वो टूटा हुआ था, तो क्या अब सब जो चाइना की गवर्नमेंट है सबको एक साथ मिल जाना चाहिए। तो इसी बारे में जो घटना हुई, क्योंकि माओ चाहते थे जो
चाय सेक है ये इनके साथ मिलके एक नेशनल गवर्नमेंट बनाए ताकि जापान को अपने देश से खदेड़ सके। लेकिन जो चाय कैन सेक थे वो इस माओ को इस काबिल नहीं समझते थे उनको गवर्नमेंट में शामिल करने के, और उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। तो माओ ने प्रिपेयर किया था 3 पॉइंट प्रोग्राम उनके द्वारा प्रिपेयर किया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमको सबको मिलके फॉरेन जो एग्रेशन हुआ यानी जापान द्वारा उसको हमको मिलके खदेड़ना पड़ेगा। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी चाइना में और पीपल को राइट देने पड़ेंगे। इसके अलावा फाइनेंशियल कंडीशन देश की सुधारनी पड़ेगी। ये जो मेजोरिटी ऑफ चाइनीज लोग थे कम्युनिस्टों से सहमत थे क्योंकि वो जापान को अपने देश से खदेड़ना चाहते थे। लेकिन चाई कैन सेक थे वो बिल्कुल तैयार नहीं थे कम्युनिस्टों से किसी भी तरीके से समझौता करने को। तो अब यहाँ पर एग्रीमेंट हुआ था क्यूमिंटिंग और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में। हमें पहले यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि जो ये चाय कैन सेक थे ये आखिरकार कैसे एग्रीमेंट करने के लिए तैयार हुए, क्योंकि इनके खुद एक जनरल जिन्होंने इनको भेजा जनरल को भेजा था चाय कैन सेक ने कि वो कम्युनिस्टों के ऊपर उनके ऊपर दबाए उन्हें उनको हराए। लेकिन वो जनरल वापस कम्युनिस्टों के साथ मिल गया और उसने जो किया उसने अपने ही चाय कैन सेक को गिरफ्तार कर दिया। जब वो वापस आया तो मजबूरन चाय कैन सेक को उसने कहा क्योंकि तुम कम्युनिस्टों के साथ जब तक समझौता नहीं करोगे तब तक तुम्हारी रिहाई नहीं होगी। तो आखिरकार चाय कैन सेक मान गए और उन्होंने कम्युनिस्टों के साथ समझौता कर लिया। तो जो एग्रीमेंट आखिरकार कमिंटेंग और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में हुआ था उसमें चाय कैन सेक ने कम्युनिस्टों के साथ समझौता करके जापानी डोमिनेशन को खदेड़ने के लिए कुछ जो पॉइंट थे उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पॉइंट ये था कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो कि सेंसी प्रोविंस में बन चुकी है वो उन्हीं के पास रहेगी, और जो क्यांसू प्रोविंस में क्यूमिंटेंग पार्टी की सरकार है उन्हीं के अंडर रहेगी। इसके अलावा ये जो प्रोविंस है ये सेपरेट और इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में रहेंगे। जो कम्युनिस्टों का एडमिनिस्ट्रेशन है वो उनके पास रहेगा, जो क्यूमिंटेंग का एडमिनिस्ट्रेशन है उनके पास रहेगा। जो कम्युनिस्ट आर्मी है उसको चाइनीज आर्मी में मिला दिया जाएगा, एडमिटेड किया जाएगा। और इसी तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी 8th बटालियन के रूप में जानी गई चाइनीज आर्मी में, और वो कम्युनिस्ट कमांडर जो है वो चाय कैन सेक को इनका कमांडर इन चीफ घोषित कर दिया गया। यानी हम समझ सकते हैं कि माओ जो थे वो काफी हद तक कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार थे। सीनो जापानीज वार में जापान ने चाइना को हरा दिया था और नैंकिंग को उन्होंने कैप्चर कर दिया था। तो चाय कैन सेक को मजबूरन अपनी कैपिटल को नैंकिंग से चुनकिंग लाना पड़ा। इसके अलावा जापान ने कैप्चर कर लिया था कैंटोन को कैप्चर कर लिया था और चाइना को 2 भागों में डिवाइड कर दिया था। एक तो चाइना जिसको जापान ने ऑक्यूपाई कर रखा था और दूसरा चाइना जो अभी भी इंडिपेंडेंट था, जिसमें 2 सरकारें महत्वपूर्ण थी, एक चाय कैन सेक की और एक कम्युनिस्ट की। बहुत जो भी दोनों गवर्नमेंट थी उन्होंने चाइना का जो विभाजन हो रहा था जापान द्वारा उसको अपोज किया, और वर्ल्ड वार 2 में दोनों ने मिलकर जापान के खिलाफ युद्ध में सम्मिलित हुए। वर्ल्ड वार 2 और चाइना का यहाँ पर थे, जहाँ जापान जीता था वहाँ उसने अपनी पपेट गवर्नमेंट बिठाई, खासकर वो मंचूरिया में जीत गया था। मंचूरिया का इलाका पूरा उसके पास आ गया था। अब यहाँ पर वही है कि आखिरकार बहुत ही भयानक लड़ाई हुई थी वर्ल्ड वार 2 में। लगभग चाइनीज़ के 2 करोड़ सिटीजन मारे गए थे, सिटीजन चाइना के। और जापान का जो इतना यहाँ पर बुरा उन्होंने शासन किया कि आखिरकार जब अमेरिका भी इस लड़ाई में शामिल हो गया था तो जापान को हार का सामना करना पड़ा, और यहाँ पर चाइना से भी उसे चाइना छोड़ के जाना पड़ा। अब यहाँ पर एग्रीमेंट होने की कोशिश की गई इन दोनों पार्टी में, कम्युनिस्ट और क्यूमिंटिंग के बीच में कॉम्प्रोमाइज़, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि कभी भी जापान तो यहाँ से चले गए लेकिन यहाँ सिविल वार हो सकता है इन दोनों पार्टी के बीच में, क्योंकि दोनों ही पार्टी अपनी चाइना के ऊपर पकड़ बनाना चाहती थी। तो एग्रीमेंट करने की कोशिश की गई थी, ब्रिटेन द्वारा की गई, अमेरिका द्वारा एग्रीमेंट करने की कोशिश की गई। इन्होंने जो चाय कैन सेक थे उनसे इन्होंने बातचीत की, और यूनाइटेड नेशन में भी चाइना को एंट्री मिल चुकी थी, चाइना परमानेंट मेंबर बन चुका था सिक्योरिटी काउंसिल का। इसके अलावा एलाई पावर एंसियस थे कि जब वो जापान लड़ाई में था तब की बात की जा रही है यहाँ पर, जब जापान की लड़ाई चली थी चाइना में, कि दोनों को मिलकर जापान के खिलाफ लड़ाई में सम्मिलित होना चाहिए। हालांकि तब तक तो इन्होंने मिलकर काम किया, लेकिन जैसे ही जापान चले गया वैसे इन्होंने आपस में लड़ना शुरू कर दिया, क्यूमिंटिंग और कम्युनिस्टों ने। और जब लड़ना शुरू कर दिया तो अमेरिका को खास तौर में काफ़ी चिंता होने लगी, क्योंकि उसे लग गया था कि कम्युनिस्ट जीत सकते हैं क्योंकि उनकी बॉर्डर लगती है सोवियत यूनियन से, उनको इतनी मदद पहुंचेगी कि वो हरा देंगे। तो ये डेमोक्रेसी को बचाने की अमेरिका ने कोशिश की थी, इसलिए उसने जनरल मास्टर को भेजा था चाइना में ताकि वो समझौता करा सके दोनों में, कम्युनिस्ट और क्यूमिंटिंग में, और वो समझौता फेल हो गया। अब यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि कम्युनिस्टों ने कैप्चर पावर कर दिया, यानी आखिरकार ये सिविल वार में कम्युनिस्ट जीते थे। और क्यूमिंटिंग को जहाँ भी पूरा चाइना से भगा दिया गया, केवल वो फर्मोसा तक ही सीमित रह गए। फर्मोसा आज की तारीख में ताइवान को जाना जाता है, वहीं पर ही उनका शासन रहा। बाकी सभी चाइना में लगभग कम्युनिस्टों ने पावर को कैप्चर कर दिया था। अब कम्युनिस्टों की जीतने की वजह क्या थी? कम्युनिस्टों की जीतने की वजह ये थी कि उनकी स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर सेल्फ नेशनल डिफेंस, और वो जापान को अगर कोई पार्टी वाकई में भगाना चाहती थी अपने देश से तो कम्युनिस्ट पार्टी थी। बाकी चाय कैन सेक जो थे उनका तो यही था कि कैसे भी करके अपने आप को बढ़ाया जाए। इंटरनल जो उनके अंदरूनी दुश्मन थे उनमें उनका ज़्यादा ध्यान रहता था, जबकि जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो जापान को हराने के लिए हर समय तैयार रहती थी और कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए भी तैयार रहती थी। तो लोगों में जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसको लेकर ऐसा हो गया कि ये हमारी वाकई में एक पार्टी है जो हमारे हितों के बारे में सोचती है। इसके अलावा डेवलपमेंट
काफ़ी किया था इन्होंने जहाँ जहाँ कम्युनिस्टों का कंट्रोल था, जैसे सैंसी प्रोविंस इस समय कम्युनिस्टों के पास था, तो वहाँ इन्होंने बहुत डेवलपमेंट किया, एग्रीकल्चर में वहाँ बहुत ही प्रगति आई। जैसे कि इन्होंने जमींदारी सिस्टम को इस क्षेत्र में खत्म कर दिया था, तो इसका भी प्रभाव पड़ा था। इसके अलावा कम्युनिस्ट लोग जो थे पीपल की बात सुनते थे, लोगों की बात सुनते थे, उनसे सिंपथाइज करते थे। जबकि क्यूमिनटेंग पार्टी जो थी वो इंडिविजुअल प्रोग्रेस और सपोर्टेड कैपिटलिज्म को सपोर्ट करती थी क्यूमिनटेंग, इस वजह से भी इनको फायदा पहुंचा। इसके अलावा कम्युनिस्टों को लगातार यूएसएसआर से मदद मिली और इन्होंने इस वजह से चुंगकिंग गवर्नमेंट यानी क्यूमिनटेंग को हरा दिया था। जबकि जो क्यूमिनटेंग पार्टी थी उसे सपोर्ट मिल तो रहा था, अमेरिका उसको इस समय मानता था कि यही एकमात्र सरकार है चाइना की, लेकिन वो जो मदद थी वो ज़्यादा नहीं पहुंच पाई इनकी और आखिरकार उनके हाथों की हार हो गई थी। अब यहाँ पर इतना हमने पढ़ लिया है। अब जो महत्वपूर्ण है, हमें माओ के बारे में पढ़ना पड़ेगा। माओ जो इनके लीडर थे, माओ का थोड़ा बचपन देख लेते हैं। माओ जो थे एक मिडिल क्लास फैमिली में आए थे, कॉमन फैमिली से आए थे, कोई बड़े व्यक्ति की फैमिली नहीं थी इनकी। और माओ जो थे काफ़ी उनका विचार जैसे मार्क्स से काफ़ी प्रभावित थे। इसके अलावा चाइनीज़ थिंकर जो जॉर्ज वाशिंगटन से भी प्रभावित थे, काइंग, यूवी वैग, लियांग, इनसे भी प्रभावित थे। इनके जो आइडियल थे वो थे सोसाइटी इज अबव इंडिविजुअल एंड नेशन इज अबव सोसाइटी, ये इनके विचार थे। और माओ ने 1911 में रेवोल्यूशनरी आर्मी को ज्वाइन किया था और उन्होंने काफ़ी करीब से देखा मंचू डायनेस्टी को गिरते हुए। इसके अलावा इन्होंने बोल्शेविक रेवोल्यूशन को भी देखा कि किस तरीके से आई और उसको स्टडी किया इन्होंने और अपने देश में भी लागू करने की कोशिश की कि वहाँ भी कुछ ऐसी रेवोल्यूशन करने की। और चाइक एंड शेक से इनका लगातार संघर्ष होता रहा, क्योंकि चाइक एंड शेक इनकी पार्टी को खत्म करने के लिए आतुर रहते थे। और पॉलिटिकल आइडियाज ऑफ हम माओ के बारे में पढ़ेंगे। माओ के जो पॉलिटिकल आइडियाज थे वो क्या थे, वो एक रेवोल्यूशनरी थे, कैपिटलिज्म की घोर निंदा करते थे माओ, किसी प्रकार से समझौता नहीं करना चाहते थे। और वो उन्होंने एक डेमोक्रेसी, उनके जो विचार हैं हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। उन्होंने अपने एक किताब में कहा था कि लिबरेशन ऑफ ए कंट्री इज पॉसिबल ओनली थ्रू ए डेवलपिंग ए साइंटिफिक पॉइंट, यानी कभी भी कोई देश तभी आज़ाद हो सकता है जब वो साइंटिफिक तरीके से सोचे और एक देश के प्रति सेक्रीफाइस की भावना होनी चाहिए उस नागरिक में, ऐसा ही मानना चाहते थे। और ये इन्होंने कंडेम्स किया, यानी जहाँ जहाँ विदेशी ताकतें थी जो अत्याचार करती थी उसको ये कंडेम करते थे। अब यहाँ पर हमें थोड़ा माओ की विचारधारा की गहराई से देखना पड़ेगा। अब जो कम्युनिस्ट विचारधारा है उसका जो सपोर्ट बेस रहा है दुनिया भर में वो रहा है इंडस्ट्रियल वर्कर्स। ये चाहे वो रशिया की बात हो या जर्मनी में कभी कोशिश रही है कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन करने की, हालांकि वहाँ फेल हो गई थी, लेकिन वहाँ का सपोर्ट बेस भी यही रहा था। लेकिन चाइना में कंडीशन अलग थी, चाइना में इंडस्ट्री ना के बराबर थी, तो चाइना में जो कम्युनिस्टों का सपोर्ट बेस बना, ये वर्ल्ड का कम्युनिस्ट सपोर्ट बेस था, वर्ल्ड कम्युनिस्ट का था। ये चाइना कम्युनिस्ट का सपोर्ट बेस इन्होंने बनाया, माओ ने, वो बनाया किसानों को, पीजेंट, जैसे हमने पढ़ा अभी पीजेंट, उन्होंने कई पीजेंटों को ज़मीन दी सैंसी प्रोविंस में। इसके अलावा वहाँ जमींदारी सिस्टम खत्म की। तो जो सपोर्ट बेस चाइना में बना था कम्युनिस्टों का वो पीजेंट बने थे, जबकि दुनिया भर में इंडस्ट्रियल वर्कर बने थे। तो ये एक नई इनकी कम्युनिस्टों को देन है। ये माओ ने कम्युनिस्टों को सिखाया कि उनको किसानों के ऊपर भी अपनी पकड़ बना सकते हो, केवल उनको इंडस्ट्रियल वर्कर्स की ही जरूरत नहीं है। इसके अलावा माओ ने 1949 में जब वो सिविल वार को जीतते थे तो वहाँ के वो राष्ट्रपति बने और लगभग 30 साल तक, जहाँ तक मुझे लगता है 1978 या 9 तक वो अपने देश के सुप्रीम लीडर बन के रहे। चाइना में कोई डेमोक्रेसी नहीं आई, जैसे सोवियत यूनियन का सिस्टम था वैसे ही वहाँ भी चला। ये हम पढ़ चुके हैं, हमारा आज पूरा चैप्टर हो गया खत्म। काफ़ी बड़ा चैप्टर रहा, काफ़ी मेरे को तो मज़ा आया। आपको मज़ा आया कि नहीं बताना उस कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने इसकी शुरुआत की थी, रेवोल्यूशन और काउंटर रेवोल्यूशन हमारा कंप्लीट। अब आप कमेंट करके बताइए आप कौन सा चैप्टर के बारे में आप पढ़ना चाहेंगे, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ अभी वर्ल्ड वार अभी से स्टार्ट ना करूँ, बल्कि दूसरा जो चैप्टर है कोल्ड वार स्टार्ट करूँ। कोल्ड वार ज़्यादा सही होगा, क्योंकि ये स्टोरी भी हमारी चलती रहेगी, क्योंकि वर्ल्ड वार सेकंड के बाद कोल्ड वार का दौर शुरू हो गया था। तो बताइए कमेंट बॉक्स में, लिखिएगा कौन सा वीडियो देखना है, कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहेंगे आप। तो ये वीडियो यहाँ तक करते, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।